मेरा नाम शक्तिमान घोष है। मैं नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ। नेशनल हॉकर्स फेडरेशन हिंदुस्तान की 1200 एसोसिएशन यूनियन इनका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये 2000 साल में कलकत्ता में हम लोग जनवरी महीना की 7, 8, 9 एक नेशनल कन्वेंशन डिक्लेयर किया था और उस कन्वेंशन में ही हम लोग नेशनल हॉकर फेडरेशन बनाया था। और यहाँ से हम लोग कल ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी का मीटिंग करके एक डिक्लेरेशन करेंगे, नारायण सरोवर की डिक्लेरेशन, जिससे हम पूरा देश में इस कानून को लागू करने की प्रयास करेंगे और आने वाला 2023 फिर पार्लियामेंट मार्च करेंगे। कानून बनाने के लिए 7 बार पार्लियामेंट मार्च किया है। कानून को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग का मांग रहेगा जो आप इमीडिएटली मॉनिटरिंग कमेटी कीजिए, क्योंकि 2014 में कानून आया था मगर 2022 में भी मेजर जगह पर इस कानून को लागू नहीं हो रहे। इसीलिए मॉनिटरिंग कमेटी करना है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे मॉनिटरिंग कमेटी करने के लिए। दुर्भाग्य की बात है, पार्लियामेंट जो कानून बनाया उस कानून को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर रहे और ये बोल रहे ये कानून एंटी सिटीजन है, एंटी पीपल है। तो जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है उन कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज करने का कोशिश कर रहे, उसका खिलाफ पूरा देश में हम लोग लड़ाई किया है। 2024 नवंबर 2021 को पूरा देश में इकट्ठा हम लोग रैली किया है। 8 दिसंबर किया है। पूरा देश की कोना कोना में कानून बचाओ, संविधान बचाओ, कानून बचाओ, देश बचाओ, ये आवाज से ये चलेगा। 2023 पार्लियामेंट मार्च करेंगे, 2024 भी पार्लियामेंट मार्च करेंगे। जब तक स्ट्रीट वेंडर की कानून इम्प्लीमेंट कानूनी आधार पर नहीं होगा, एनएचए चुपचाप नहीं रहेंगे। वो उसका लड़ाई, ये लंबा लड़ाई वो लड़ते चलेंगे। अब हमारे और आपके सामने चुनौती ये है दोस्तों कि 2014 में बना हुआ कानून 40-50 साल के संघर्ष के बाद इस देश की संविधान, इस देश की संसद ने देश के 5 करोड़ जो हॉकर्स है, वो जो वेंडिंग का धंधा है, उस धंधे को, उस व्यवसाय को कानूनी धंधा माना है। उसने इस बात को माना है कि देश की अर्थव्यवस्था में, देश की सामाजिक जीवन में हॉकर एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। देश की सत्ता हमको और आपको स्वीकार किया और देखते देखते 2 सालों के अंदर इस देश के तमाम राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाया। लेकिन कानून बनकर अब 7 साल हो गए हैं, नियम बनकर 5 साल हो गए हैं। देख क्या रहे हम, कानून के पहले जितना हमला हॉकर्स पे नहीं होता था, हम महसूस कर रहे हैं कि जब तक कानून नहीं था तब तक हम पे हमला कम होता था। जब कानून आ गया तो हमला बढ़ गया। एक नई चुनौती हम और आप देख रहे हैं। ये 3 दिन की इस मीटिंग में हमको गहन चिंतन करना है कि किस तरीके से इस कानून को हम लागू करवाएंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इतना गलत असर है वो सारा का सारा स्ट्रीट वेंडर को सबसे पहले झेलना पड़ता है, क्योंकि सबसे नीचे के स्तर पे स्ट्रीट वेंडर है जो बाढ़ का, आंधी का, तूफान का, बारिश का, हर चीज का सबसे पहले सामना करता है। तो अभी यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं आप दोनों कॉमरेड से बोलना चाहूंगा कि आप इसके बारे में सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि हम हर साल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं इसके खिलाफ और हर चीज करते हैं, लेकिन हमें जरूरत है कुछ बड़ा करने की
ताकि पर्यावरण में स्ट्रीट वेंडर का क्या रोल है ये पूरी दुनिया को समझ आना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर पर्यावरण को नुकसान नहीं करता बल्कि उसको बचाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। मामला ये है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज और हॉकर्स की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी कौन है क्लाइमेट चेंज का, तो समझ में आता है और दिखता भी है कि सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है वो हमारा जो हॉकर्स है वो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है, क्योंकि बारिश इरेटिक हो रही है तो उसके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। अगर कहीं बाढ़ आ रही है, उन शहरों में अगर बहुत ड्रॉट पड़ रहा है या कहीं पे किसी इलाके में ड्रॉट पड़ रहा है तो उसका असर भी हमारे हॉकर्स पे सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे जो सिचुएशन हम देखते हैं कि जो हॉकर्स का जो टोटल हॉकिंग टाइम है पूरे साल भर में वो धीरे धीरे कम हुआ है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है उनके लिए चाहे वो ज़्यादा गर्मी का आपके लिए लेके आया है, आप लू बहुत सारे शहरों में जो पहले लू नहीं आती थी अब वहाँ पे लू आना शुरू हो गई है। बहुत सारे शहरों में जहाँ पे रेनी डेज कम थी उन शहरों में उन जगहों पे रेनी डेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसने उनका हॉकिंग टाइम जो है वो कम कर दिया है, उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये एक बड़ा क्लास हमें दिखता है जो एडेप्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। अगर आप देखें ज़्यादातर अगर वो सोलर लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोलर लाइट का इस्तेमाल कौन कर रहा है? हमारा हॉकर कर रहा है, वो अडेप्ट कर रहा है उस टेक्नोलॉजी को। अगर हम देखें कि क्या है अल्टीमेटली जाना कैसे है, तो हमें एक तो एनर्जी के पूरे कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं, बल्कि जो डिफाइन है ऑलरेडी, जिसमें सोलर लाइट है सबसे बड़ा जो मामला है, उसकी तरफ जो हॉकर्स ने भी हमें एक दिशा दी है कि वो जो टेक्नोलॉजी उसके पास आई है, जिस टेक्नोलॉजी में वो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, उसी अडेप्टेशन में हमें बड़े बड़े जो हमारे बाकी जो यूनिट्स हैं उन बड़ी बड़ी यूनिट्स में भी सोलर लाइट को इंट्रोड्यूस करने का मामला है, इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का मामला है। गवर्नमेंट को इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए 90% प्लस सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी का मामला नहीं है, ये पूरी पृथ्वी को बचाने का मामला है, पूरे क्लाइमेट को बचाने का मामला है, पूरे हमारी पीढ़ियां हैं उनको बचाने का मामला है। तो गवर्नमेंट को इसमें आगे कूद के आगे बढ़ने की जरूरत है। पार्किंग करने के लिए जगह है मस्त, उसके लिए कोई विरोध नहीं, मगर हम एक मीटर बाय 1 मीटर नहीं बैठे थे, हम रास्ता आते हैं 6 फुट की लंबी गाड़ी से कोई तकलीफ नहीं है। मैं 1 मीटर का जो हमारा आकाश का पहुंचा रहता है उसके बारे में तकलीफ होती है। कानून बना, नेशनल हॉकर फेडरेशन ने बहुत मेहनत करके 10 साल मेहनत करके कानून लाया। तो जब लोग खुद अपना धंधा कर रहे हैं और पब्लिक स्पेस में कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति हो ही कैसे सकती है, ये हमें समझ नहीं आता। पब्लिक स्पेस में ठीक है ऑर्डरली करेंगे, पर उनके पास सच तो ये कि वो डिसऑर्डरली कर ही नहीं सकते। जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें वो अगर जिस तरह की बोलते हैं कि अगर स्ट्रीट वेंडर ने लारी या गल्ला जो उनका है वो रोड पे ज़्यादा लगा दिया, वो टिक ही नहीं पाएंगे। कोई तो आके उनको बोल देगा, या गाड़ी वाला पब्लिक भी उसको हक जमा सकती है, या फिर इवन गवर्नमेंट का कोई भी शासक आके, कोई एडमिनिस्ट्रेटर आके कुछ भी बोल देगा और उसको पीछे कर लेगा। सो ये जो पूरा आइडिया है कि वो रैंडमली खड़े हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है इसलिए वो ठीक से काम नहीं करते, ये कम्प्लीटली गलत धारणाएं हैं। किस तरह से कहेंगे तो एक पॉजिटिव फोर्स है इस तरह का काम स्ट्रीट वेंडिंग, क्योंकि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है 1, 2 इट्स अ बिजनेस। तो बिजनेस एंटी कब हो गया इंडिया? बिजनेस प्रो ही है इंडिया। व्यापार तो करना है, गुजरात में तो खास ही करना है व्यापार का स्टेट। तो व्यापार जब खुद कर रहे हैं, खुद के पैसे से कर रहे हैं, खुद के रिस्क से कर रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। ये लीगल भी है अब। तो प्रिटी मच आई एम श्योर दैट इन द फ्यूचर ये एक ऐसा इंडिया एक स्टेट बन जाएगा, एक देश बन जाएगा जिसमें स्ट्रीट वेंडिंग को लेजिटिमाइज किया और उसको बढ़िया तरीके से लागू किया। ये सपना है। मुद्दे में बात करेंगे कि वेंडिंग प्लान कैसे बनता है, वेंडिंग प्लान होता क्या है, वेंडिंग प्लान अगर हमको बनाना है अपने शहरों में तो हमको क्या क्या मूल चीजें याद रखनी है।
हमने नहीं बताया कि शहर को आप टीडीसी नंबर को बुलाइए, हम बता रहे हैं कि अच्छा 6x3 सबको दे दीजिए, ऐसा गाइडलाइन में लिखा है। ये स्पेस में इतना अलाउ हो सकता है, बस ये हम दे देंगे। ऐसा बोलना ये ठीक बात नहीं है। इसलिए हमने पहले जैसे सेक्शन 32 में एक्ट में लिखा है, या वितरण कीजिए, आप शहर में देखिए कि किस तरह के वेंडर हैं, वेंडर किस तरह के कार्ड लगाते हैं। अगर वेंडर बड़ा कार्ड लगा रहा है तो वो क्यों लगा रहा है? उन्होंने पहले से दुकान बांटे थे, वहां पे बोला ये वेंडिंग जोन है, और बाकी ऑल अदर रोड, ऑल वीआईपी रोड पर नो वेंडिंग जोन। ये भुगत रहे हैं, आज तक करोड़ों रुपए लुट गए वेंडर्स के, और आज भी उसी का मार भुगत रहे हैं। सर्वे में भी शामिल नहीं करते उनको। अभी जब बन रहा था ये प्लान, तो बहुत सारा ये के बावजूद भी इन्होंने क्या किया कि अभी 39 हमने करीब 150 जगह दी, उसमें से सिर्फ 39 जगह को फाइनल किया। उस 39 के अलावा इन्होंने लिखा कि वार्ड 84 में, जिसमें चांदनी चौक एरिया आता है, उसके अलावा ऑल रोड आर नो वेंडिंग जोन। अब फिर से वही नखरा हो जाएगा। और जो 2.5% का हमारा एक बात है कि जो अभी कल भी आपने जिक्र किया था, दादा कहते हैं कि जो माँ के पेट में बच्चा है उसके लिए भी जगह है, तो वो खत्म। क्योंकि जो जगह आपने आइडेंटिफाई की वो तो कम पड़ रहा है, जितना वेंडर है उससे कम जगह भी आपको मिला है, ठीक है। और बाकी सबका नो वेंडिंग जोन बोल दिए, तो नया वेंडर कहाँ लगाएगा दुकान? आप तो लगाने नहीं, एक मिनट टिकने नहीं देंगे उसको। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हर हाल में, अपने झारखंड में भी ये प्रॉब्लम है, स्कीम में सभी नो वेंडिंग जोन रहेगा, जितना चुने उसके अलावा नो। वहां पे हमने डाला हर हाल में, उसमें बहस के भी लेटर्स वगैरह भी डाला है कि जो नो वेंडिंग जोन आप डिक्लेयर कीजिएगा, जो लिस्ट बनाइएगा कि 10 रोड या 10 जगह नो वेंडिंग जोन है, सिर्फ वहां हमारा वेंडर नहीं जाएगा, बाकी ऑल अदर रोड पर वेंडिंग जोन। आप उल्टा क्यों बोलेंगे? तो ये ध्यान रखना जरूरी है। बाकी सब बातें तो हम इनको बहुत दुख के साथ बोलते हैं, तो बोलते हैं कि अरे यार चांदनी चौक, सरोजनी मार्केट, औरंगाबाद में गुल मंडी, वहां पर कोई फलाना मंडी, बड़े मार्केटों का दबदबा है। पहली चीज क्या कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडरों को इन मार्केट से हटाओ, उसको नो वेंडिंग कर दो। तो हम कहते रुको, थांबा, मराठी में बोले थांबा, रुको, कि यार स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, ये कानून है, आपका रूल और स्कीम है, फालतू में आप एविक्शन नहीं कर सकते। तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट को चाहे ना चाहे आप मान जाओ, वरना आपको लोकसभा में आके चेंज कराना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको करना है कर दो। फिलहाल ये एक्ट है, इसको आप नहीं बदल सकते। तो स्ट्रीट वेंडर का एविक्शन मत करो। कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को ये प्रेशर डालना जरूरी है। आप जो काम कर रहे हो वो प्रोडक्टिव काम है, उससे इकोनॉमी बढ़ती है। जो गाड़ियां पार्क होती है उससे इकोनॉमी नहीं बढ़ती है। वो 22 घंटे कार एक्चुअली कुछ काम की नहीं है। दिन में 2 घंटे, वो भी ज्यादा 2 घंटे, या एक्चुअली 22 से 23 घंटे गाड़ी वैल्यूएबल अर्बन लैंड यूज कर रही है, जिसका कोई मतलब नहीं। ये प्रेशर तो डालना जरूरी है ऊपर से। कॉन्फ्लिक्ट है हॉकर की उपजीविका बना गाड़ी की पार्किंग के लिए उपलब्ध किए जाने वाली जगह। वो तस्वीर लाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज शहरों के अंदर सार्वजनिक बस व्यवस्था को खत्म की जा रही है। सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसको बहुत ही तरीके से खत्म की जा रही है, और उसके जगह निजी वाहन बड़े पैमाने में शहरों के अंदर कार को प्रमोट किया जा रहा है। मतलब यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो एक बस में कम से कम 50 लोगों को लेके जाती है, मतलब यह है कि एक कार में एक आदमी जो 150 स्क्वायर फीट की जगह घेर लेता है, तो 550 गुना 150। तो इसलिए सार्वजनिक यातायात को हमको केंद्र में लाना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि शहरों के अंदर निजी वाहनों की सीमा तय करो। उनको प्लानिंग करना नहीं आता, उनको काम करना नहीं आता, ये सरासर गलत बात है। उनको जितना अच्छा प्लानिंग आता है, वो जितना अच्छा काम कर सकते हैं, कोई नहीं करता।
1 फुट और 1.5 फुट में भी काम करते हैं ना। मैं कर लूंगा, मुझे डिजाइन आता है, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं अब वहां नहीं हूं, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा डिजाइन करूं, अगर लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो एक्चुअली वो यूज करने वाले हैं, तो कोई फायदा नहीं है, वो पेपर पे रहेगा। कागजी डिजाइन होगा, वो करना है तो लोगों से बात करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिले, हमारे धंधे को सिक्योरिटी मिले, तो वो हमारा न्याय है ना। हमको दुकानदार मत बनाओ, वो हम बाद में बन जाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी बन जाएगी, वो हमारी ताकत है, वो हम कर लेंगे, उसके लिए तुम मेहरबानी मत करो, ठीक है ना। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, आर्टिकल 19(1)(g) हमें कहता है कि आप कहीं भी किसी भी जगह व्यापार वाणिज्य कहीं भी कर सकते हैं, यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब आप किसी नेता को बोलते सुनते होंगे कि संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है, हर बात में संविधान ला देते हैं, तो हमारे स्टेट वेंडर को संविधान का राइट क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोर्ट के बाहर आपको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही ताकत है, जैसा कि मैंने बोला। अगर आप एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो आप इस चीज को अकेले नहीं टैली कर सकते हैं। पुलिस आपको परेशान इसलिए करती है क्योंकि उन्हें पता है कि आपको अपना राइट, आपका अधिकार नहीं पता है। जहां पे जिस दिन उन्हें ये पता चल गया कि हाँ आप लोग को आपका अधिकार पता है, उस दिन से वो आपके ऊपर हाथ तक नहीं उठाएंगे। और ये दादा के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही ये आप लोग को ये सबको मदद मिल सकती है कि आज सब लोग सारे स्ट्रीट वेंडर्स को उनके हक पता चल रहे हैं। तो सबसे पहले बोर्ड को और लोगों को और हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो एनक्रोचर का अनऑथराइज्ड का टैग हम पर लगाया गया, ये अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया टैग है। और अगर आज आप हम पे वो टैग लगाते हैं तो आप अंग्रेजों से भी बनते हैं। चाहूंगा एक होने के लिए तो हमारे जो 2014 में एक्ट और कानून बना था, उस हिसाब से महिलाओं का जो 1/3 वुमेन स्ट्रीट वेंडर ओनली फॉर टाउन वेंडिंग कमेटी में जा सकती है, और एक्ट और कानून में एक भी शब्द महिलाओं के लिए नहीं है। तो हम महिलाओं को इकट्ठा करके ऑल इंडिया वुमेन हॉकर्स फेडरेशन की एक रूपरेखा दिया है, और महिलाओं की जो हक है, जो सोशल सिक्योरिटी और उनके जो सामाजिक सुरक्षा में महिलाओं की किस तरीका से और जोड़ा जाए, और सब तो साथ ही ये महिलाओं की जोन के लिए हम लोगों ने डिमांड किया है, महिलाओं की मार्केट। अभी लाइवलीहुड मिशन में फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो फंड एलोकेशन है, उस फंड के तादाद पे महिलाओं की वेंडर मार्केट वेंडिंग जोन क्यों नहीं बनाई जाएगी? ये प्रयास के साथ हम लोगों ने वुमेन फेडरेशन तैयार किए हैं, और ये डिमांड है सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ उनके हक और अधिकार की, उनकी मांगों को लेकर वो आगे तक बढ़ते रहेंगे। यही हमारा मेन मुख्य डिमांड है। एक बात किसी ने गौर नहीं किया, हमारे राज्य में जो कॉर्पोरेशन आते हैं, कॉर्पोरेशन अभी पुलिस तैयार किया है, हर कॉर्पोरेशन, तो उस पुलिस में महिला है, जो कॉर्पोरेशन का पुलिस टीम है नहीं है। तो क्योंकि मैं उस चीज़ को झेला, अभी बोला है कि हम लोग का अधिकार है, जैसे बच्चे रखने के ड्रेस के बाथरूम, ज़्यादा करके जो वेंडर है, ये महिला वेंडरों के लिए बाथरूम के लिए बहुत। आप लोग बिल्कुल मत समझिए कि मैं कोई बंदूक लेके पुरुषों पे खड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं। आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तो ये जो पिता है, जो पुरुष है, वो इस शक्ति के केंद्र में है। ठीक है, पितृसत्ता इसको कहते हैं परिभाषा के तौर पे। अब मान लीजिए कि जो पितृसत्ता है, ये कोई आदमी ने बनाया हुआ ऐसा वो नहीं है, ये एक दर्शन है, फिलॉसफी है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक जो सोच होती है वो जरूरी नहीं है कि पुरुषों में ही हो। ठीक है, कोई भी पुरुष जो है वो नारीवादी भी हो सकता है, नारियों के बारे में भी सोच सकता है, और एक बराबरी वाली सोच भी रख सकता है। ये अपने आप में एक सोच है, वो औरतें भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। वो तो यार एक इंसानी प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम बराबरी जो मानते हैं
या किसी का भी सम्मान करने की बात करते हैं, वो इंसान दूसरे इंसान के प्रति जो बराबरी का रूप देखते हैं वो है। मेरे लिए मर्द की पहचान जो है वो सिर्फ हमारा कोई आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट होगा जिसमें उन्होंने हमारा मेल लिख दिया, वही है, वरना मर्दानगी घंटा है जिसे वो पढ़ने बनाते हैं। जब हमारा समाज जो है इस महिला को जो है दुर्गा और काली और लक्ष्मीबाई जैसे रूप में देखता है, इतनी पावरफुल देखता है और अपने शक्ति के रूप में देखता है, तो आप उसे कमजोर कमजोर कह करके क्यों कह रही है बार बार? वो कमजोर नहीं, इस तरह से दोषारोपण सिर्फ सत्ता की तरफ क्यों लगाया जाता है आपकी तरफ से? कते सुंदर सरे फूल फुलेला हमर सुंदर छोटा नागपुरे, कते सुंदर सरे फूल फुलेला चहकेला चरैया रे, खुद केला हिरनिया रे, काल के ना भैया रे, चहकेला चरैया रे, खुद केला हिरनिया रे, काले बोल दिले संगी, काले छोड़ दिले संगी, आसाम बोटा